एग्जाम दिए हो, लेकिन इकलौते ऐसे इंसान आज हमारे साथ ऐसे चैनल पे हैं जिन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम निकाले हैं। इनकी लिस्ट इतनी लंबी है कि मुझे मोबाइल से देख करके पढ़ना पड़ेगा। जूनियर इंजीनियर GSECL 2018, इसरो 2018, RRB जेई 2019, यूपीपीएससी एई 2020, जेपीएससी एई 2020, यूपीपीएससी लेक्चर 2021, जीपीएससी एई जीएनबी 2022, जीपीएससी एई आईएसएचओ 2023, जीपीएससी एई जीडब्ल्यूएसएसबी 2024, इसरो साइंटिस्ट 2024, जीपीएससी एई 2025, जीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल 2025, और उसके बाद यूपीएससी ईएससी मेंस एग्जामिनेशन अगेन 2025, और जीपीएससी में सर की रैंक है सेकंड और इस साल की थर्ड। सो इतने 2018 से लेकर के इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम निकलने वाले, जैसे मैंने कहा कि मैं अपने जीवन में किसी से नहीं मिला, और हमारा सौभाग्य है कि सर आज हमारे चैनल पे आए हैं और हमारे कुछ सवालों का जवाब देंगे। वेलकम विशाल सर। अगर मैंने कोई एग्जाम मिस कर दिया हो उसके लिए माफी, बहुत लंबी लिस्ट है। ना आप ना सर। कुछ छूटा हो तो बताइए। थैंक यू सर, आपने अपॉर्चुनिटी दिया इंटरेक्ट करने के लिए। और एग्जाम सर आपने ऑलमोस्ट सब कवर कर दिए, कुछ छूटा नहीं है। हाँ सर, उसके बाद सर इसमें आपने जो एग्जाम की लिस्ट तो बताई, लेकिन उसके साथ साथ और एक बताना था कि सर इसके पीछे जो मोटिवेशन और जो कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन जो चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम तो सर मतलब उसके पीछे अगर वो होगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल सर। आपका सर बीटेक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भरूच से है, जी सर। तो मतलब जीसी भरूच से लेकर के गवर्नमेंट ऑफिशियल तक रैंक 2, अभी आपने ईएससी मेन भी क्वालिफाई किया, तो मतलब कैसी ये जर्नी, मतलब गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से यहाँ तक की, अगर मैं आपसे कहूँ तो कैसा लगता है, मतलब आज इस चीज को सोच के। सर आज तो अच्छा लगता है, लेकिन जब ये जर्नी चालू की थी 2016-17 में जो गेट में ज्वाइन किया था एक्यूमेन वडोदरा, अच्छा। उसके बाद में सर जो एक दो साल प्रिपरेशन किया और उसके बाद गेट दिया 2017 में। और उसके बाद में एमटेक जो गेट का रैंक है उसके बेसिस पे एनआईटी रायपुर से थर्मल इंजीनियरिंग में किया है। और उसके बाद सर और जब एग्जाम मतलब बेसिक फाउंडेशन कॉलेज में स्ट्रांग हो गया था, क्योंकि कॉलेज में थोड़ा जो भी है हम वीकेंड्स पे यहाँ पर आके पढ़ते थे। फिर जो PYQ लगाना, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कि फिर जो गेट एग्जाम की जो नीड है उसके हिसाब से एक्यूरेसी प्रिसिशन दोनों को साथ में मैच करके चलना। क्योंकि गेट में ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो उसमें जो संडे है उसमें स्पेसिफिकली प्रैक्टिस करना, तो फिर उसके हिसाब से हम लोग से चलते गए। और उसके बाद में पहला एग्जाम जैसा आपने बताया जो है JGSCL 2018 में क्लियर हुआ था। उसके बाद में वही कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन रखा तो सर बस विद द ग्रेस ऑफ गॉड एग्जाम पे एग्जाम निकलते चला गया सर। सर आप 2017 के पास आउट हैं, जी if सर। I'm not wrong, और उस समय आप हमारे साथ ही पढ़ते थे। लेकिन आपके साथ के जैसे 2017 में व्हाट मोटिवेटेड यू, मतलब बहुत सारे बच्चों गेट के बारे में जानते हैं, हम भी जाके बात करते हैं, आप भी मोटिवेट करते होंगे, कॉलेज प्रोफेसर्स भी मोटिवेट करते हैं, लेकिन हर बच्चा गेट की तरफ या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरफ नहीं आता है, वो अपना आसान रास्ता चुन लेते हैं। आपका क्या डिफरेंट मोटिवेशन था जो आप इस डायरेक्शन की तरफ गए? सर पहले से जो सीनियर्स थे उन्होंने गेट के लिए कहा था कि कहाँ पढ़ना है कैसे पढ़ना है। और जो गवर्नमेंट जॉब सर PSU या कहीं से भी गवर्नमेंट जॉब निकाल के मिलेगी उसमें सेल्फ ग्रोथ के साथ साथ जॉब स्टेबिलिटी और जो पब्लिक सर्विस जो मतलब करने की भावना होती है वो जनरली कहाँ से आएगी कि आपको भी सरकारी तंत्र जिसको विभाग का एडमिनिस्ट्रेशन में काम करे, तो वो सर किसी भी मतलब को मोटिवेट करेगी, क्योंकि उसमें कोई भी गवर्नमेंट में काम करना अपने आप में एक अच्छी बात है। और स्टार्टिंग से ही था कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, उसके लिए जो भी गेट है या कोई एग्जाम है उसके लिए मैंने प्रिपरेशन की और अपियर हुआ। कॉलेज स्टडीज के साथ सर कैसे मैनेज करते थे? बहुत बच्चों का ये सवाल आता है, हाँ सर। हम कॉलेज के साथ कैसे manage करें? कॉलेज स्टडी में सर जो क्लासेस मंडे से फ्राइडे रहेगी उसके बाद सैटरडे या तो हाफ डे रहेगा या फिर भी ऑफ रहेगा, तो उसके अलावा जो वीकेंड्स पे तैयारी करना, क्लासेस को देखना, अगर जैसे आप अभी तो ऑनलाइन आ गए उस समय ऑफलाइन था तो ऑफलाइन क्लासेस देखना, ऑनलाइन जो भी टाइम मिल रहा है आपको उसमें आपने अपने जो नोट्स बनाना, फिर उसको रिवाइज करना, कहाँ गलती हुई है टेस्ट सीरीज लगाना, वही सब चलता था सर। मतलब डे टू डे जो है मतलब उसी पे कैसे इम्प्रूव करे यही सब चलता था। और दिन में अगर सर मैं आपसे पूछूं कि कितने घंटे पढ़ना पड़ता था आपको सर ये घंटे का सर ऐसा नहीं होता है, जैसे कि घंटे या कितना ही पढ़ेंगे उसका आउटपुट जो है रिजल्ट जो है वो आए ना आए,
वो डिपेंड करता है सर आपका बेसिक फाउंडेशन कैसा है, आपकी जो कैसे आपकी ग्रिप है, आप उसको याद रख पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं। तो घंटे सर ऐसे नहीं होते, मतलब बेसिक है कि आप मिनिमम अगर तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप 4 से 5 घंटे भी दे रहे हैं गेट को तो ठीक है। लेकिन ईएससी के लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है, ईएससी यूपीएससी के लिए। बाकी गेट के लिए 4 से 5 से 6 घंटे आप दे रहे हैं तो इनफ है। और सर आपने इतने सारे एग्जाम्स निकाले, गेट निकाला, गेट आपने 5 बार निकाला, ये आपके इंट्रोडक्शन में मिस हो गया मुझसे। तो हाँ सॉरी। हाँ। आपने पढ़ाई इनिशियली हम कह सकते हैं कि गेट के लिए की, और उसके बाद आपने इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम निकाले। तो एक प्रश्न है, कई लोगों की क्यूरियोसिटी रहती है, गेट की प्रिपरेशन आपने की और इतने सारे एग्जाम और निकाले, तो हर एग्जाम के लिए आपको अलग अलग प्रिपरेशन की जरूरत पड़ी या कैसे किया? नहीं सर, हर एग्जाम के लिए आपको स्पेशल प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गेट मोस्टली सब टेक्निकल सब्जेक्ट्स कवर कर लेता है। तो गेट प्रिपेयर करने से आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो जाएगा, तो आपको स्पेसिफिकली किसी और एग्जाम के लिए स्पेशल प्रिपेयर मतलब करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है तो मानिए कि अगर उसके सिलेबस में कोई भी आप ले लीजिए यूपीपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीएससी या जीपीएससी, तो कुछ पोर्शन एड ऑन होंगे, आपको वही स्पेशल पढ़ना है। बाकी 80 से 90% सिलेबस जो गेट का है वही रहता है एग्जाम में, वो सेम ही रहता है। अब उसमें जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो वेरी करते हैं एग्जाम टू एग्जाम, मेंस है, प्रीलिम्स है, वो वेरी कर सकते हैं। और जैसे आपने अभी ईएससी मेंस भी, और जो कि बहुत बड़ा एग्जाम है, ईएससी निकालना मामूली बात नहीं है। हालांकि मेंस निकालने के बाद इंटरव्यू में जो भी हो, लेकिन अगर आपने मेंस निकाला, प्री निकाला, तो अभी तक भी वो चीजें, तो जैसे जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो कितना टाइम लगता है अपनी को अपडेट करने में वापस, या एक, अच्छा मतलब एक बार जैसे पढ़ा तो उसको कितना समय तक आप रिटेन रखते हो? सर वो डिपेंड करता है रिटेन का कौन सा टॉपिक है, क्योंकि कुछ टॉपिक किसी भी मतलब कोई भी पर्सनैलिटी हो, व्यक्ति हो, उसका कुछ पोर्शन वीक रहता है, कुछ स्ट्रांग रहता है। तो जो स्ट्रांग पोर्शन है अगर आपने उससे बहुत मेहनत से नहीं पढ़ा है तो भी उससे प्रॉब्लम नहीं, जैसे कि मोस्टली लोगों का थर्मल हीट ट्रांसफर होता है, एफएम हो गया। लेकिन जो टॉपिक वीक है, आपको लग रहा है कि मुझे मतलब सॉम है, टॉम है, मैंने रिवाइज अगर नहीं किया है तो मैं रिवाइज करके जाऊं, तो सब्जेक्ट है और सर टॉपिक पे डिपेंड करता है। तो जो वीक पोर्शन होता है सबसे पहले उससे रिवाइज करना होता है। अगर कोई पोर्शन मेरा स्ट्रांग है या इजी है तो अगर वो रिवाइज नहीं भी करेंगे, बिना पढ़े भी जाए एग्जाम में तो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, और आपने अगर एग्जाम मतलब जो रेगुलर इंटरवल पे दिए हैं, रिवाइज किया है, तो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अच्छा, जैसे सर आप जीसी भरूच से पास आउट हैं, जी और सर। इतने सारे एग्जाम निकाले आपने, जब ज्वाइनिंग किया, गवर्नमेंट ऑफिशियल बने, क्लास 1 ऑफिसर हैं आप, अब सोसाइटी कैसे देखती है, प्रोफेसर्स कैसे देखते हैं, पेरेंट्स वगैरह को कैसा मतलब फील होता है? और जब पहला एग्जाम निकला था तो क्या मतलब सोसाइटी का क्या रिएक्शन था, और आसपास का ऑरा? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि स्टूडेंट उस चीज को थोड़ा कम समझते हैं, तो मैं आप, क्योंकि आज भी, और हम सब स्टूडेंट हैं, लेकिन क्योंकि आप उसको बहुत रेगुलरली एक एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो हाउ सोसाइटी टेक्स यू कि जब आप एग्जाम निकालते हो ऐसे? सर जो रिस्पॉन्स की बात आप कर रहे हैं वो तो पॉजिटिव था, एनकरेजिंग था। और सोसाइटी हमेशा गवर्नमेंट जो आपको सिंबल ऑफ ट्रस्ट देखती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी देखती है। लेकिन उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपके साथ में अकाउंटेबिलिटी भी आती है सर। तो वो जो दोनों को बैलेंस करके हमको चलना पड़ता है कि अभी गवर्नमेंट जॉब लग गई है तो उसके बाद में आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करके जिस लिए आपको सर्विस दी गई है वो अच्छे से अपना वर्क करे सर। तो अभी जैसे सर कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है या इवन पास आउट है, मतलब हम समझते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट थर्ड फोर्थ सेमेस्टर से ही तैयारी अगर गेट की शुरू करे तो वो सबसे ज्यादा वो बेनिफिशियल कंडीशन में रहता है, ताकि पास आउट होने से पहले वो गेट निकाल लें, या पास आउट होने के बाद जीपीएससी या जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन या कोई भी पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन है उसको करें। तो आपका सर इसमें क्या सुझाव है कि अगर किसी स्टूडेंट को कॉलेज में तैयारी करनी हो और किसी एक एग्जाम की तैयारी करनी हो, तो कौन से एग्जाम उसको लेकर के चलना चाहिए? सर कॉलेज लेवल पे अगर टेक्निकल की बात करें तो गेट एग्जाम बेस्ट है। उसके साथ साथ आप यूपीएससी ईएससी का भी कर सकते हैं प्रिपरेशन, उसमें कुछ ऐसा नहीं। लेकिन उसमें ये होता है कि गेट एग्जाम में मेंस नहीं है, यूपीएससी में मेंस है। दोनों का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें फॉर्मुला बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे, लेंथी क्वेश्चन नहीं आएंगे, 2 नंबर के आएंगे, आपको टाइम कंस्ट्रेंट 2 मिनट में सॉल्व करना है। उसमें 10 नंबर 20 नंबर के आएंगे। तो जो गेट है वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपको दे देगा, उसके बाद आप जो है ड्रॉप करके ईएससी कर सकते हैं। ये मैं एवरेज के लिए बोल रहा हूँ, अगर कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो साथ साथ भी ईएससी कर सकता है, लेकिन जो बेसिक फाउंडेशन है वो गेट ही है। और अगर कोई नॉन टेक्निकल में है तो वो स्टेट पीएससी की हो जा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकल की गेट और ईएससी एग्जामिनेशन।
तो अगर कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है तो उसको गेट की अगर वो प्रिपरेशन करें तो क्या हम ये कह जी सकते सर। हैं कि गेट की प्रिपरेशन से जो भी ये स्टेट लेवल एटलीस्ट एग्जामिनेशन है, जीपीएससी, यूपीपीएससी, जी सर। एमपीएससी, तो यहाँ का मेजर पोर्शन कवर हो जाता है। जी सर। अगर ईएससी के लिए जा रहे हैं तो कन्वेंशनल अप्रोच में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देकर के उसको हाँ। कवर किया जा सकता यस सर। यस सर। है। राइट, राइट सर। अच्छा, आपने इतने सारे एग्जाम क्रैक किए, आपको सबसे इजीएस्ट कौन सा लगा उसमें से? सर इजीएस्ट तो सर कोई एग्जाम होता ही नहीं है, वो आप बोल सकते हैं कि इजियर आपको इसलिए लगा, कोई भी एग्जाम आप कोई भी निकाले, जेईई, गेट, टीएससी, या वो इसलिए लगा है क्योंकि आपका सर जो फाउंडेशन है वो कैसा है कि मतलब ये फाउंडेशन स्ट्रांग है और वो सिलेबस के साथ में अलाइंड है। अदरवाइज कोई भी एग्जाम सर वो कॉन्सेप्चुअल फैमिलिटी पे डिपेंड करता है, कॉन्सेप्ट है तो ही सर एग्जाम निकलेगा, इजी सर कोई एग्जाम नहीं होता। और आजकल जो कंपटीशन है उसको देखते हुए तो कोई एग्जाम सर इजी नहीं है निकालना। तो जब सर आपका पहला एग्जाम निकला था, उससे पहले आप किसी एग्जाम में नहीं भी निकला होगा, या पहले से ही सारे निकल गए? कोई ऐसा एग्जाम जो नहीं निकला था शुरुआत में? सर मेरे केस में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि सर जीसी भरूच में जैसे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग के और भी कॉलेज है, जैसे अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स में होती है, सूरत में हो गई, जो वडोदरा में एमएससी हो गई या बीवीएम हो गई, है ना, ये सारे कॉलेज का पूल कैंपस होता था। तो सर उसके पहले ही मैंने एग्जाम तो दिया था, जिससे जीएसएफसी का जो भी है, मैं लोकल जो पीएसयू है स्टेट की, मैंने रिटर्न भी निकाला था टॉप मार के, लेकिन उसमें इंटरव्यू में मेरा एक्सपीरियंस कम था, इसलिए मेरा पहले सिलेक्शन इंटरव्यू में नहीं हो पाया। जो दो मतलब एक जीएनएफसी थी और जीएसएफसी थी वडोदरा की, और एक जीएनएफसी जो कि भरूच में ही है। तो मैंने दोनों का रिटर्न निकाला था, लेकिन इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट के हिसाब से मतलब मैं फिट नहीं बैठ पाया। ये सवाल सर मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि कोई स्टूडेंट एक आध एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन जैसे आप एक उदाहरण है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए कि आप, शुरुआत हमेशा सबकी फेलियर से होती है। जैसे जी सर। मैंने जब पहली बार गेट दिया था तो मेरे 8 नंबर थे मेरे टाइम पे, ओके। 2008 में। उसके बाद जब मैंने सही से पढ़ के दिया तो मेरे 76 नंबर थे गेट। तो नहीं, एग्जाम जब निकलता है तो बहुत डिमोटिवेट होते हैं लोग, छोड़ देते हैं। कई लोग बीच बीच में पढ़ते पढ़ते, टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आता, बीकेट का एग्जाम आने वाला है, टेस्ट सीरीज में अगर अच्छा नंबर नहीं आता तो डिमोटिवेट होकर के प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। तो उनके लिए सर आपका क्या एक एडवाइस है, क्योंकि फेलियर तो होगा शुरुआत में थोड़ा। हाँ सर फेलियर होगा, लेकिन आपको उसमें बस ये देखना है कि कहाँ पर कमी रह गई। अगर जैसे इंटरव्यू में भी है आपको, क्योंकि जो जो पूल कैंपस होता है उसमें एक बार आप रिटर्न निकाल लें कोई भी, तो उसके बाद मोस्टली सब हो जाता है इंटरव्यू पे। जैसे जीपीएससी में 50% वेटेज है, तो आप इंटरव्यू के लिए स्पेशल गाइडेंस ले कि क्या कमी है। अगर इंटरव्यू में आपको टेक्निकली पूछेंगे या फिर डिसीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, मैंने जो अभी जस्ट जो यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है उसमें वो लोगों ने मोस्टली क्या पूछा है कि मतलब पहले टेक्निकल पूछेंगे, फिर आपको डिसीजन बेस्ड देंगे कि अगर ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे, फिर आप अगर आपने कोई प्रीवियस जॉब की है तो उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको ये देखना है कि मेरा वीक एरिया कौन सा, स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा, रिटर्न है, मेंस है, प्रीलिम्स है, इंटरव्यू है, उसके अकॉर्डिंग सर प्लान बना के चलेंगे तो कोई भी फेलियर ऐसा नहीं है कि आप उसको ओवरकम नहीं कर सकते। एक सवाल सर मेरे मन में और आ रहा है। आप 2018 से सर्विस में हैं, जी सर। सर्विस में रहते रहते आपने इतने सारे एग्जाम क्लियर किए। अब एक सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट जो खासकर एक्यूमेन में आते हैं वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं, खासकर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर, सेवन सेमेस्टर, एट सेमेस्टर। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जॉब कर रहे हैं, और आजकल इंटर्नशिप का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से काफी ट्रेंड है, तो इंटर्नशिप में काफी स्टूडेंट एंगेज होते हैं। अब कई स्टूडेंट का ये कहते हैं कि सर हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ कैसे करें? तो उनके लिए सर आपकी एडवाइस कैसे रहेगी? सर जॉब के साथ साथ जितना भी आपको टाइम मिल रहा है, जैसे मैंने एक व्हाट्सएप, आजकल जो टेक्नोलॉजी आ गया है उसका पॉजिटिव यूज करें। जैसे यूट्यूब में वीडियो है, कोई एक टॉपिक है, आपने वो देख लिया, आपने एक अपना ग्रुप बना लिया व्हाट्सएप पे, उसमें आप ही है, और आपने जो भी आप कुछ जो नोट्स बनाया आपने आपने उसको पीडीएफ बना के रख लिया, आपके खुद के नोट्स। तो आप कहीं बस में, ट्रेन में जा रहे हैं, मेट्रो में, कहीं भी, तो आपने वो देख लिया उसको। तो सर वही है कि बाकी लोग अगर उसको नेगेटिव वे में इंस्टाग्राम चला रहे हैं, उससे अच्छा आपने क्या किया कि भाई मैं उसको पॉजिटिव वे में ले लूंगा, और इंस्टाग्राम से भी आपको आउटपुट पॉजिटिव मिलेगा अगर आप राइट डायरेक्शन में है तो सर उसमें नोट्स बना के आपने सेव कर लिया, फिर जो टाइम यूटिलाइज करके उसको रीड करते, मतलब रीड किया, रिवीजन किया, तो वो सर टाइम का प्रॉपर जो यूटिलाइजेशन है वो आप ही के हाथ में है, और टेक्नोलॉजी भी का भी साथ में। तो सर मैंने उसको एक प्रॉपर तरीके में मैनेज किया कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उसका यूज कर पाए और टाइम वेस्टेज मिनिमम हो।
जो लोग सर ऑनलाइन पढ़ते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे तो क्लासेस ऑफलाइन चलती हैं वीकेंड पे, और ऑनलाइन चलती हैं जो स्टूडेंट वडोदरा विद्यानगर जहाँ हमारे सेंटर्स हैं वहाँ पे नहीं आ पाते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में जो बच्चे पढ़ते हैं, खासकर आजकल मोबाइल का, तो ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों के लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी कि वो कैसे पढ़ें, कैसे टाइम मैनेज करें, और किस तरीके से उनकी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं? सर ऑनलाइन जो जो भी मतलब स्टूडेंट पढ़ता है उसको सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि वो अगर मोबाइल में कर रहा है तो फिर ध्यान रखे कि कोई भी उसको मतलब कोई डिस्ट्रक्शन मैसेज कॉल ना है। लैपटॉप पे पढ़ रहा है तो मोबाइल को साइलेंट कर दे। साथ साथ क्या होता है, जब ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं तो वो नोट्स नहीं बनाते हैं, कुछ पॉइंट नोट नहीं करते, उन्हें लगता है कि ये वीडियो है, अगर ये रिकॉर्ड है तो मैं बाद में देख लूंगा। तो ये नेगेटिव अप्रोच है, क्योंकि आपको हो सकता है बाद में उतना टाइम ना मिले कि आप उसको वीडियो को पूरा अच्छे से देख पाए। तो जो फैकल्टी फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट लिखवा रही है तो आप उसको शॉर्ट में लिखते हुए चले। और जब भी कोई टेस्ट सीरीज या एग्जाम दे तो उसके मतलब नोट्स तो होंगे, बट फॉर्मूला कॉन्सेप्ट को ऐड ऑन करते हुए चले ताकि आपको सब कुछ याद रहे। तो खाली वीडियो लेक्चर देखना नहीं है, उस पर फुल्ली फोकस होके उसके जो मेन पॉइंट है उसको नोट डाउन भी करना पड़ेगा सर। आपका सर, अगर मैं आपसे सीक्रेट पूछूं कि इतने एग्जाम्स निकालने का, तो क्या सीक्रेट है, क्या रेसिपी है आपकी ऐसी कि एग्जाम पे एग्जाम, वेरी श्योर मैं आपको अच्छी तरीके जानता हूँ, आप और भी एग्जाम देंगे और अंडर 5 रैंक के अंदर आपकी नहीं आती है तो आई नो यू कि आपको मजा नहीं आती। बट इज योर सीक्रेट सर कि एग्जाम भी लगातार निकलते हैं और अंडर, मतलब इतनी टॉप रैंक भी लेकर के आते हैं? सर उसके लिए आपको मतलब मोटिवेट होना पड़ेगा खुद से। और आपको ऐसा नहीं है कि दूसरे को देखना है, आपको देखना है कि जितना मुझे आता था, जो मेरा प्रीवियस वर्जन आप मान ले, मैं पहले कितना नॉलेज था मेरा। और जो सर क्यूरियोसिटी होती है सीखने की वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। कुछ नया क्वेश्चन आए, कुछ नया मतलब थ्योरी का क्वेश्चन आए या न्यूमेरिकल आए, तो उसको सीखना है कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ, इसमें क्या कॉन्सेप्ट था, तो क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए। और मोटिवेशन से सेल्फ मोटिवेशन होता है कि हाँ मुझे करना है, तो उसमें कोई आपको पुश तो कर सकता है एक दो दिन, लेकिन अल्टीमेटली आपको डिसाइड करना है कि अगर मैंने कोई चीज स्टार्ट किया है तो खत्म करना रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और कोई भी जो बी या बीटेक किया 4 साल का, उसने इसलिए किया है कि 4 साल बाद उसको एक मतलब सोसाइटी में जो जॉब मिले वो रिस्पेक्टफुल भी हो, अकाउंटेबल तो होगी, लेकिन साथ साथ में एक हैंडसम सैलरी भी हो। तो इसका कॉम्बिनेशन जॉब कोई भी ढूंढेगा, तो उसके लिए प्रिपरेशन मस्ट है सर। आजकल का जो सर जनरेशन है, मतलब आई डोंट नो क्या कहते हैं, जिंजी कहते हैं शायद, हाँ। उनके लिए सर आपकी क्या एडवाइस रहेगी? क्योंकि मतलब ये बात हम आप कर रहे हैं तो सुनने में बहुत आइडियलिस्टिक लगती है कि मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट हो, पब्लिक सर्विस करें, अपने करियर में अच्छा करेंगे। लेकिन आज की डेट में सर कितने बच्चे ऐसे हैं कि, अब आपको मैं अगर नंबर्स की बात करूं तो जैसे लगभग 2025 में डाटा है कि लगभग 15 लाख कंप्यूटर साइंस और एलाइड ब्रांचेस के स्टूडेंट पास आउट हुए, और गेट उनमें से 1,70,800 लोगों ने दिया। मतलब अगर आप परसेंटेज देखें कि ये परसेंटेज में कितना बड़ा गैप है, यानी 5-10% ही बच्चा मोटिवेट हो रहा है। तो क्या एडवाइस रहेगी सर आपकी जिंदगी के लिए कि भाई क्या वो करें, किस तरीके से मोटिवेट हो, मतलब फाइनल आपका क्या उनके लिए सुझाव है? सर फाइनल अगर मैं कंक्लूड करूँ तो कोई भी स्टूडेंट थर्ड फोर्थ ईयर में है तो उसे तो गेट ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। उसके साथ पर जो मैंने बताया, फैकल्टी बता रहे हैं पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज तो देना ही, उसके अलावा क्या है, पेशेंस रखना है। कभी कभी आपके टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आएंगे, कोई आपको ये लगे कि ये जो है टॉपिक बहुत ज्यादा हो गया है, मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पेशेंस रख के उस पर थोड़ा वर्क करना है ताकि आपको जो भी आपका वीक एरियाज है उसको इम्प्रूव करें। इसके साथ साथ जो डिस्ट्रैक्शन है सर उसको भी थोड़ा आपको डिस्ट्रैक्शन कम करने हैं। जो भी आप सोशल मीडिया में है तो सोशल मीडिया को भी पॉजिटिव वे में यूज करें। और मेंटल हेल्थ भी थोड़ा ठीक रखे कि मतलब मेंटल हेल्थ ऐसा ना हो कि डिमोटिवेट हो जाए ऐसा। और कभी भी compete करे तो किसी और से ना करे, हो सकता है किसी और का बैकग्राउंड हो, उसने पहले कुछ पढ़ रखा हो, है ना। आपको देखना है कि जो 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने पहले मुझे आता था आज मुझे उससे ज्यादा आता है कि नहीं आता। और कोई भी नई चीज को सीखने के लिए थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रखें, क्योंकि कोई भी नई चीज आप जैसे गेट में जाएंगे तो आपको नया क्वेश्चन आएगा, तो आपको पता है नया क्वेश्चन आएगा तो कैसे टैकल करना है। तो एक होना चाहिए कि भाई मैं ये कर सकता हूँ। और जो प्रैक्टिस है सर उससे मतलब एग्जाम आराम से निकल सकता है। प्रैक्टिस जो एक की है उसके लिए अभी मेहनत चाहिए, हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी चाहिए। वैसे मतलब इसी से जुड़ा हुआ, मतलब अगर आजकल जो जनरेशन है, जो जिनको मैं जितना समझता हूँ कि अगर हम 100 स्टूडेंट के पास बात करते हैं या
उनको अवेयरनेस करते हैं गेट के लिए, तो उसमें से 6-10 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एस्पायर होते हैं। अदरवाइज उनका नेट मोटिवेशन काफी स्टूडेंट्स का, मेजर स्टूडेंट्स का, मतलब ये बात यूट्यूब पे बोलना थोड़ा लोगों का पता नहीं कमेंट में कितनी गाली कोई देगा, लेकिन बोलना जरूरी है। आजकल एस्पिरेशन लेवल पे ही मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी गवर्नमेंट में अगर आप देखें तो पीएसयू की एंट्री सैलरी 20-22 लाख रुपए है, महारत्ना की। गवर्नमेंट में भी सैलरी बहुत हाई है। रिलेटेड टू जो प्लेसमेंट्स नॉर्मल अपॉर्चुनिटी एक नॉर्मल स्टूडेंट को मिलती है, वो कहीं आसपास भी नहीं है। कम से कम 5-6 गुना कम की सैलरी में लोग सेटल डाउन होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उनकी एस्पिरेशन लेवल पे, उनको ऐसा लगता है कि एस्पिरेशन नहीं है, या फिर ऐसा लगता है कि यहाँ तक पहुंचने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी वो उनको लगता है कि ये बहुत ज्यादा है और अनअचीवेबल है। तो एस्पिरेशन लेवल पे सर आपकी क्या एडवाइस है स्टूडेंट को, क्योंकि आप भी कॉलेज के टाइम पे एस्पायर हुए थे, तो आज के स्टूडेंट जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं वो किस तरीके से अपनी एस्पिरेशन को लें और आगे बढ़े। सर एस्पिरेशन की आप बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि गेट एक ऐसा एग्जाम है जो कि आपको बेसिक फाउंडेशन देता है, और उसके साथ साथ पीएसयू की जॉब तो देगा ही। और अगर आपका उस समय पीएसयू में अगर नहीं भी हुआ तो आपको ऐसा फाउंडेशन लेके देगा गेट एग्जामिनेशन कि आप जो है आगे वाले एग्जामिनेशन, स्टेट लेवल हो, सेंटर लेवल हो, पीएसयू हो, आप उसके लिए मतलब अपियर होके उसको निकाल सकते हैं, और कोई भी चीज अनअचीवेबल नहीं है। अब उसमें आपको मेन जो दो तीन क्राइटेरिया मैंने बताया, टाइम मैनेजमेंट, डिस्ट्रैक्शन से दूर फोकस रखना है और अपनी गलतियों पे सुधारना है, उसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। अब गाइडेंस वही दे पाएगा जो पाथ से गया है, उसको पता है कि क्या डूज है क्या डोंट्स है। तो अगर वो जो भी है वो आपको बता देगा तो आपकी गलतियां टाइम बस मतलब गलतियां नहीं होगी, टाइम बच जाएगा सर। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब सोचेगा कि इसके लिए मेहनत करनी, मेहनत तो करनी है, बस साथ साथ राइट डायरेक्शन में करेंगे तो कोई भी चीज अचीव आप कर सकते हैं, वो भी कम से कम समय में। बस आपको डेडिकेशन दिखाना है कि नहीं मुझे ये करना ही है। और जो आपने दूसरी बात की सर की जो पैकेज पीएसयू का है और रिस्पेक्ट पीएसयू की है वो कोई प्राइवेट जॉब के कंपेयर में तो डेफिनेटली ज्यादा ही है। एवरेज पैकेज भी उसका 18-20 लाख होता है, पावर ग्रिड का और ज्यादा होता है इलेक्ट्रिकल में। तो सर ऐसा है कि अगर आपको पता है कि कोई चीज जो है मुझे बेटर दे सकती है तो आप उसके लिए मेहनत तो करेंगे ही। और जो स्टेबिलिटी गवर्नमेंट में मिलती है वो तो प्राइवेट में नहीं मिलेगी, तो उसके लिए जो एग्जामिनेशन गेट है वो बहुत क्रूशियल हो जाता है सर। विशाल सर, मतलब आपसे बात करके हमेशा, चाहे यूट्यूब चैनल पे करें, चाहे पर्सनली करें, चाहे फोन पे करें, हमेशा ही बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। और मतलब जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, लेकिन बहुत रेयर, कम ऐसे इंसान हैं जो आपके जैसे हैं। आकर के आपने अपना इतना बिजी शेड्यूल, अभी आप जस्ट अभी आपकी सर्विस जॉब से आए हैं और जस्ट आपने ये इंटरेक्शन हमारे साथ किया, इसके लिए सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। और आपका अगर कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी है, तो वो कमेंट में डालिए। और अच्छी बात और सबसे बड़ी बात क्या है कि विशाल सर बिल्कुल उसी बैकग्राउंड से आते हैं जिससे हमारे देश के मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जाते हैं, उसी जर्नी से होकर के जाते हैं। सवाल ये है कि कितने लोग एस्पायर करते हैं, और जो एस्पायर करते हैं, जो सोचते हैं, जो पाना चाहते हैं, उस राह में चलते जाते हैं। और जैसे सर ने कहा कि फेलियर से शुरुआत होती है, उसके बाद जब एक एग्जाम निकलता है तो सारे ही एग्जाम निकलते जाते बिल्कुल सर। जी सर। हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद अगेन। और व्यूअर्स, आप लोगों से फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, चैनल को थैंक यू सर। सब्सक्राइब। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।